हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? तो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो आज मैं लेके आया हूं लाइट का वन शॉट और इसके अंदर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और साथ में जानेंगे उन्हीं का डेप्थ वर्जन। मतलब डेप्थ से स्टार्ट करवाऊंगा। अगर ये लाइट बिल्कुल नहीं आता ना भाई, न्यूमेरिकल से डर लगता है, इमेज डायग्राम से डर लगता है, तो बस ये वीडियो तुम्हारे लिए है। बिल्कुल बेसिक से एकदम, मतलब एकदम रूट से ना शूट तक समझा दूंगा एकदम एक की वीडियो में। तुमने बस क्या करना है, कॉपी पेन साथ में लेके बैठना है और कॉपी पेन लेकर जो जो मैं करवा रहा हूं साथ साथ प्रैक्टिस करना है, नोट्स रेडी करने हैं और देखना ये चैप्टर तुम्हारा 1 घंटे के अंदर हो जाएगा। तो लाइट अगर चैप्टर तुमने पढ़ना है तो भाई इसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब बेंड भी होती है बट क्यों होती है उसके बारे में भी जानेंगे। और इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब ये है कि भाई ये स्पीड इसकी वैक्यूम में होती है, ध्यान रखना। एयर में भी नियर बाय यही रहेगी, 2 पॉइंट समथिंग हो जाती है। लेकिन अगर बाकी मीडियम में बात करें तो इसकी स्पीड कम होती जाती है। मतलब अगर मैं ये तुम्हें बोलूं कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है तो भाई ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। तीसरी चीज ये है कि भाई अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट को ट्रेवल किया जाता है, कराया जाता है, तो ये बेंड कर जाती है। और लास्ट पॉइंट ये है कि भाई ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वैसे तो ये फर्स्ट पॉइंट बनना था लेकिन स्टिल ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है और ये एक तरह की ट्रांसवर्स वेव है, ये भी जानना जरूरी है। साउंड वेव एक तरह की लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो ये भी जान ही लो जब साथ में इतना सब कुछ जाना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्शन से। देखो रिफ्लेक्शन के ना तुमने लॉज बहुत पढ़े होंगे, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन बताने की जरूरत तो है नहीं। तो रिफ्लेक्शन में बेसिकली होता क्या है, तुम्हें एक मिरर दिया होता है और इस मिरर पे लाइट आती है और बेंड होकर वापस चली जाती है। अब लाइट बेंड होकर वापस जा रही है, ध्यान रखना, इसी में ये होती है नॉर्मल। ये नॉर्मल रे है, ये जो आई है इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे और ये जो जा रही है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब ये रिफ्लेक्टेड रे के लिए रिफ्लेक्टेड सरफेस होना जरूरी है। मतलब अगर मिरर है तो ये रिफ्लेक्शन करेगा और अगर ग्लास है तो रिफ्लेक्शन करेगा, जो कि हम इसी वीडियो में आगे जाके पढ़ेंगे। तो भाई ध्यान रखना, एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ बनाओगे, कभी भी ये एंगल चूज मत कर लेना, नहीं तो फिर ऐसी की तैसी नंबर गए समझो। तो नॉर्मल के साथ हमेशा एंगल बनाएंगे। ये जो इंसिडेंट रे है, इसी इंसिडेंट रे के साथ अगर नॉर्मल के साथ बना दोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा और अगर रिफ्लेक्टेड रे के साथ बना दोगे तो भाई ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगा। तो बच्चों ये था बेसिक। और ध्यान रखना ये इमेज बहुत ही साफ सुथरी रहती है, मतलब वर्चुअल रहेगी और साथ में इरेक्ट रहेगी। कौन सी इमेज? जो ये मिरर फॉर्म करेगा। अब ये मिरर कैसी इमेज फॉर्म करेगा अभी मैं इमेज बताता हूं बना के, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है और क्या क्या फॉर्म करता है वो मैं इमेज डायग्राम के साथ बताऊंगा। तो चलो पहले इमेज डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। तो बेटा इमेज डायग्राम बनाने से पहले मैं ये बता दूं कि 2 तरह के लॉज होते हैं इसके अंदर, जो कि तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। वो सबसे पहला तो ये है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के हमेशा होता है। मतलब ये है कि भाई जहां एंगल आई बनेगा वही एंगल आर भी रहेगा, मतलब सेम होगी दोनों की वैल्यू, चाहे जितनी मर्जी बेंड करते रहो और जितनी मर्जी इधर करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा ये होता है कि एक ही मिरर के ऊपर, एक ही पॉइंट के ऊपर तीनों की तीनों रे लाई करेंगे, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये थे लॉज, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लिख सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। मतलब ये है कि प्लेन मिरर इमेज को कैसे फॉर्म करता है। वैसे तो ये तुम बचपन में पढ़ चुके हो लेकिन मेरा फर्ज है तुम्हें बताना। मैंने वादा किया है तुमसे कि बेसिक से लेके जाऊंगा, तो मैंने यहां पर एक मिरर बनाया और मिरर के बाद इसे शेड कर लिया और साथ में बना दी यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस बनाने के बाद मैं यहां पे रखने वाला हूं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के नाम पे मैंने यहां पे P रखा है, क्यों अभी बताता हूं। तो P से जो लाइट रे जाएगी भाई वो पीछे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर आएगी। हमेशा ध्यान रखना जो परपेंडिकुलर टू सरफेस लाइन रहती है वो
सेम पाथ को फॉलो करती है। तो यहां से जब ये जाएगी तो इसे हम रिट्रेस कर लेते हैं, इसे रिट्रेस करके हम यहां तक कहीं पहुंच गए। फिर क्या किया हमने, यहां से रे आई और ये सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। जब ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो इसी को तुमने क्या कर देना है, रिट्रेस कर देना है। ध्यान रखना, दो लाइन अगर दूर दूर जा रही हो तो इसका मतलब वो वर्चुअली मीट करने वाली है, मतलब बिहाइंड द मिरर मीट करने वाली है। अगर वो पास पास जा रही हो तो वो कहीं ना कहीं रियल में मीट करेगी। तो यहां पे ये ध्यान रखना, एंगल आई ये वाला है, एंगल आर ये वाला है और ये बनी हमारी इमेज। तो ये बन गई हमारी इमेज। और ध्यान रखना, जो ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा वही इमेज का साइज रहेगा यहां पर। तो अगर प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहला ये वर्चुअल इमेज बनाएगा, दूसरा ये इरेक्ट इमेज बनाएगा जो कि दिखाई दे रही है। वर्चुअल मतलब ये है कि बिहाइंड द मिरर बन रही है, मतलब दिमाग में बन रही है, इसका स्क्रीन से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखना, दो तरह की इमेज होती है, एक रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पे बनेगी, लेकिन जो वर्चुअल इमेज है वो कभी भी स्क्रीन पर नहीं बनेगी, वो बनती है हमारे दिमाग में। दिमाग में भी तो रेटिना होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन जो ये इमेज है ये वर्चुअल ही कहलाएगी तब भी। तो अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड होगा साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब यह है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा भाई इमेज भी उतनी ही बड़ी बनेगी। और अगर फोर्थ की बात करें, यह आएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जितनी दूर तुम ऑब्जेक्ट रखोगे उतनी ही दूर तुम्हारी इमेज बनेगी। जो इमेज डिस्टेंस होता है वो v से डिनोट करते हैं और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो u से डिनोट करते हैं। यहां तुम्हारी चार प्रॉपर्टी पूरी होगी। अगर मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करूं तो भाई फिफ्थ प्रॉपर्टी यहां पे लिख सकते हो, लेटरली इनवर्टेड। जो इमेज रहेगी तुम्हारी वो लेटरली इनवर्टेड रहेगी। देखो एक तो होता है ये, इसको ऐसे कर दो, ये क्या है, इनवर्टेड मतलब उल्टी। लेटरल इनवर्टेड का मतलब होता है ये ऐसे है, इसको कैसे कर दिया, इसको मतलब घुमा के ऐसे कर दिया, लेटरल इनवर्टेड। मतलब मेरा राइट जो होगा वो इमेज का लेफ्ट होगा। तुम खुद सोच के देखो, मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं अपनी इमेज मिरर में देख रहा हूं, मैं ये वाला हाथ उठाऊंगा और वो जो इमेज होगी वो ये वाला हाथ उठाएगा। मतलब ये है कि मेरा राइट उसका लेफ्ट है, तो इसे बोलते हैं लेटरली इनवर्टेड। मतलब समझो, जहां मतलब समझ लिया वहां तुम सीख गए। समझो भाई, फिजिक्स ऐसी चीज है, फिजिक्स को फील करना ही पड़ेगा। जब तक फिजिक्स को फील नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। इसको फील करना जरूरी है, कंसेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। केमिस्ट्री बायो में फिर भी याद करके नंबर ले लोगे, फिजिक्स में याद करके नंबर भूल जाओ, वो नहीं आएंगे। तो बस इसके लिए क्या करना है, कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस करनी है। तो अब चलते हैं स्फेरिकल मिरर की तरफ। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। तो ये रहे तुम्हारे सामने दो तरह के मिरर, जो कि एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस होता है, एक होता है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस या कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। जो एक होता है वो बाहर से पेंट होता है और ये अंदर से पेंट होता है। अब इन्हें स्फेरिकल मिरर क्यों बोला जाता है, ध्यान देते हैं। स्फेरिकल मिरर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये स्फेयर बनाता है, और इसे भी स्फेरिकल मिरर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये स्फेयर बनाता है। अब ये स्फेयर बनाएगा तो इसका कोई ना कोई सेंटर भी होगा, इसका भी कोई ना कोई सेंटर होगा। अब ये जो पॉइंट है जहां पर ये कट कर रहा है, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ये जहां पर कट करती है इसे बोलते हैं हम P, मतलब पोल। और यहां पर भी ऐसी सेम पोल रहेगा और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट रहेगा जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो इसे बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। कुछ बच्चे इसको फोकल लेंथ लिख देते हैं, डंडा मारूंगा, ध्यान रखना, समझ नहीं आ रहा तुम्हें। फोकल लेंथ नहीं लिखना है, क्या लिखना है, प्रिंसिपल फोकस। हाँ, तो अब ध्यान देते हैं, अगर मैं यहां से रे पास करवाऊं तो ये जाने के बाद फोकस से पास करता है, मतलब जितनी भी पैरेलल लाइंस हैं वो सारी की सारी फोकस से आके मीट करती है, मतलब अंदर की तरफ बेंड हो जाती है, और इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और अगर इसकी बात करें तो भाई जो भी इसके ऊपर रेज आएंगी, मान लेते हैं ये पैरेलल टू प्रिंसिपल रेज आई, तो ये क्या करेगी, ये डाइवर्ज कर देगी। डाइवर्ज करने का तरीका होता है, देखो डाइवर्ज कराने का तरीका क्या होता है, पहले मैं यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस बना देता हूं फील देने के लिए। तो डाइवर्ज कराने का तरीका क्या होता है, एक पॉइंट रखो इसका फोकस पे, एक पॉइंट रखो इस पे, यहां पर दोनों जगह पॉइंट रखने के बाद इसके बाद क्या करोगे, ये डाइवर्ज करवा दो, एंड यहां से क्या करवाओगे, अपीयर्ड टू मीट एट फोकस। तो ये जो रे आई है ये क्या हुई है,
पीछे की तरफ डाइवर्ज होगी है, और डाइवर्ज होने की वजह से इस वाले मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, अब ये जो दिखाई दे रही है तुम्हें, ये स्फेरिकल सरफेस की रेडियस है, तो इसलिए हम इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, मतलब इस कर्व की रेडियस। और अगर इसकी बात करें तो इसे बोला जाता है फोकल लेंथ। सेम थिंग यहां पर होगी, ये जो दिखाई देगा तुम्हें वो दिखाई देगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो ये दिखाई देगा ये दिखाई देगा फोकल लेंथ। तो घबराना नहीं है, सारी चीजें करवाऊंगा, बस वीडियो में बने रहना है और साथ में कॉपी पेन लेके जरूर बैठे हैं। कॉपी पेन लेके नहीं बैठोगे ना तो भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, छोड़ो और चले जाओ यहां से, चाय पकौड़े खाओ जाके। तो यहां पे वापस आते हैं स्फेरिकल मिरर की तरफ। अब देखो इसके इमेज डायग्राम बहुत आते हैं, तो इमेज डायग्राम को समझने का एक ही तरीका है, रूल्स को समझो। अगर रूल्स को समझ गए तो इमेज डायग्राम भी समझ आ जाएंगे। तो मैं रूल समझा के इमेज डायग्राम को समझाने की कोशिश करूंगा और तुम भी कॉपी पेन लेके उसको बनाने की कोशिश करोगे। तो मैंने यहां पर 4 मिरर लिए हैं और चारों के चारों रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में तो जो रूल होते हैं वो 3 भी होते हैं, देखो 4 भी होते हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि रूल्स को भी कैसे याद रखना है। सबसे पहला जो रूल है वो याद रखोगे, जितनी भी लाइंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी वो सारी की सारी फोकस से पास करेंगी। ये रूल तो बेटा दिमाग में रखना ही रखना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा आसान है। दूसरा ध्यान रखोगे, जितनी भी लाइंस पहले फोकस से पास करेंगी ना वो सारी की सारी पैरेलल हो जाएंगी। इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर का मतलब है कि जो सी लाइन जहां से जाएगी वो दूसरी तरफ, अगर उल्टी डायरेक्शन में जाएगी तो वो जहां से आई है वहां चली जाएगी। नहीं समझे? मैं बताता हूं। मान लो यहां से लाइट आई है, यहां चलेगी, तो अगर वहां से लाइट दोगे तो वहां जाएगी। नहीं समझे? फिर भी दोबारा समझाता हूं। मान लो तुम पार्किंग में बैठे हो और पार्किंग में एक्टिवा खड़ी है। अब एक्टिवा के शीशे में से जो मिरर लगा है उसमें से मैं किसी लड़की को देख रहा हूं, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो लड़की तुम्हें नहीं देख रही होगी? अरे देख रही होगी। समझो, आई इज इक्वल टू आर। अगर तुम्हें वो दिखाई दे रही है तो उससे बिल्कुल तुम्हारा ही बड़ा बड़ा थोपड़ा दिखाई दे रहा होगा। समझो इस बात को, यही तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है। तो अगर यहां से लाइट जाएगी तो वहां दिखाई देगी, और अगर वहां से लाइट आएगी तो यहां दिखाई देगी। तो ये रूल में तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, एक याद करो दूसरा अपने आप याद हो जाए। दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितनी भी रेज जाएंगी ना वो सेम पाथ को फॉलो करेंगी और पीछे चली जाएगी। मतलब जैसे यहां से आई है वैसे ही वापस चली जाएगी। ये भी समझने वाला है। क्यों? क्योंकि सर्कल के अंदर जो सेंटर होता है, कोई भी लाइट अगर सेंटर से जाएगी तो वो वापस पीछे आ जाएगी। ध्यान रखना, कॉर्ड नहीं है, डायमीटर है, और ये डायमीटर टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। अब ये तो ज्यादा मैथमेटिक्स में चला गया मैं, बट स्टिल समझो, जितनी भी लाइन सेंटर से पास करेंगी दीज आर परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। ये परपेंडिकुलर टू दी या तो परपेंडिकुलर टू दी सर्कल होंगी, और जितनी भी लाइन परपेंडिकुलर टू दी कर्वेचर या सर्कल होती हैं वो सारी की सारी सेम पाथ को फॉलो करती है, मतलब टकरा के अपने ही रास्ते को लंबा नाप जाती है। और जो एक और समझने वाली बात है, ध्यान रखना बेटा, लाइट चाहे यहां से आए चाहे यहां से आए, ऊपर की तरफ से यहां गई और टकरा के वापस, तो डरने वाली बात नहीं है। ये भी सी से पास करेगी, ये भी सी से पास करेगी, तो इसमें और इसमें कोई फर्क थोड़ी है। ये भी सेम डायग्राम है, ये भी सेम डायग्राम है, मतलब ये वाली रे भी सेम है, ये वाली रे भी सेम है। अब यहां से 2-4 और करवा लो, क्या फर्क पड़ेगा? गई तो सी से है ना, तो जो भी सी से जा रही है वो सेम पाथ को फॉलो करेगी और वापस आ जाएगी, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अब ये वाला जो याद रखने वाला तरीका है वो ये है, अगर P के ऊपर कोई रे आई मान लेते हैं, अब वो सेम एंगल बना के वापस नहीं बढ़ जाती है। ध्यान रखना, सेम एंगल बना के, ये समझने वाली बात है बेटा कि वो सेम एंगल बना के वापस चली जाएगी। तो ये एंगल I बना, ये एंगल R बना, और ये सेम एंगल बनाकर पीछे मुड़ के भाग गई। तो मेनली यहां पे अगर मैं तुम्हें बताऊं 1 2 3 4 5 रूल है, लेकिन एक्चुअल में ये 4 ही है। क्यों? क्योंकि ये तो एक ही रूल है ना, अलग थोड़ी है। अब इसको देखो तो ये भी एक ही रूल है, अलग थोड़ी है। तो मेन तुम्हें 3 चीजें याद रखनी है, पैरेलल टू फोकस, फोकस टू पैरेलल, मतलब पैरेलल आई फोकस से पास करेगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल पास करेगी। सी से जो भी लाइन जाएगी वो रिबाउंड हो जाएगी, अपने ही पाथ को फॉलो करेगी। और लास्ट वाली जो याद रखोगे वो याद रखोगे, जो जितनी भी रेज P के ऊपर आएंगी वो सेम एंगल बना कर वापस चली जाएंगी। तो ये थे हमारे पास रूल। अब हम करते हैं इमेज डायग्राम, और इमेज डायग्राम के बाद हम बढ़ने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। तो अब चलते हैं इमेज डायग्राम की तरफ। देखो मैंने यहां पर बेस रेडी कर लिया है ताकि वीडियो में टाइम ज्यादा ना लगे। अब तुमने समझना क्या है, कौन सी रे कहां से जा रही है। सिंपल, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट रखेंगे इंफिनिटी पे। ध्यान रखना बेटा, ऑब्जेक्ट जो इंफिनिटी पे होता है ना
वो हमें दिखाई नहीं देगा। सबसे पहले अगर तुम प्लेन में से किसी ट्रक को देखोगे ना, तुम्हें पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। जैसे यहां से सन दिखाई देता है, मान लो यहां से अगर मैं सन को देखूं, क्या सन बड़ा दिखाई देगा? नहीं, पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। लेकिन क्या वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है? नहीं, बहुत बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो ऑब्जेक्ट रखेंगे वो आधा ऊपर रखेंगे और आधा नीचे रखेंगे। तो रे दो कौन सी पास करनी है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास थ्रू फोकस, सबसे पहली लाइन। दूसरी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास थ्रू फोकस। ये दूसरी भी रे सेम ही जाएगी, और जो जहां पर हमारी रेज मीट करेंगी वहां पर हमारी इमेज बन जाएगी। तो यहां पे जो इमेज बनने वाली है वो पॉइंट साइज बनने वाली है। ऑब्जेक्ट रखा था हमने इंफिनिटी पर, इमेज बन रही है हमारी फोकस पर, और जो साइज होगा इमेज का वो पॉइंट साइज होगा, बिल्कुल छोटी, हाईली डिमिनिश्ड भी बोला जाता है इसे। और साथ में जो होगी वो होगी रियल एंड इन्वर्टेड। व्हाई सो? बिकॉज दिस इज मेड ऑन द स्क्रीन। तो अगर कोई इमेज स्क्रीन पर बन रही है तो इसका मतलब वो रियल एंड इन्वर्टेड है। दूसरे पे आते हैं, लेकिन इससे पहले मैं कुछ चीज बताने चाहूंगा। कभी मिरर को ऐसे नहीं बनाओगे, कभी मिरर को ऐसे नहीं बनाओगे, थोड़ा सा कर्व देना है बस, ज्यादा नहीं देना है। साथ में जो ये वाले पॉइंट दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, ये सेम डिस्टेंस पे लोगे। मैं प्रेफर करता हूं 1.5 या फिर 2 सेंटीमीटर पे। मतलब ये एक काम करना, ये 2 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर लेना, और उससे फिर 1.5 या 2 सेंटीमीटर ये ले लेना। तुम्हारी जो इमेज बनेगी ना भाई, इतनी क्लासिक इमेज बनेगी ना, पूरी क्लास में कोई नहीं बना पाएगा। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लेके आएंगे। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, अब हम रखेंगे बियॉन्ड सी, सी से पीछे। तो मैंने सी से पीछे यहां पर ऑब्जेक्ट रखा, और ऑब्जेक्ट रखने के बाद हम रे ड्रॉ करेंगे। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास थ्रू फोकस, ये वाली तो बस इसको तो पेटेंट करवा लो, इसको तो बेटा तुम पेटेंट करवा लो, सही बता रहा हूं मैं, सबसे बढ़िया रहेगी। तो दूसरी पास करेंगे यही वाली रे, लेकिन थोड़ा सा अलग। कैसे? फोकस से पास करेंगे ना, फोकस से पास किया एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कर दिया। ये डिस्टेंस थोड़ा सा हमारा अलग आ रहा है, तो मैं सी को थोड़ा सा पीछे कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस इक्वल नहीं हो रहा है ना। यहां पर मैंने क्या किया, तो यहां से पास करेंगे, ये पास करी, और जहां पर ये रेट मीट करेंगी वहां पर हमारी इमेज बन जाएगी। अब थोड़ा बहुत तो दिमाग भी चलाना ही पड़ेगा भाई यहां पे, क्योंकि ये बोर्ड है, मैंने स्केलिंग तो करी नहीं है, स्केल तो है नहीं, बट स्टिल ध्यान रखना, जो हम बियॉन्ड रखेंगे वो बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। क्यों? पहले फोकस पे बनी, अब ऑब्जेक्ट आगे आएगा और इमेज पीछे जाएगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे इमेज पीछे जाती रहती है कॉनकेव मिरर में, ध्यान रखना। अब यहां पता लग गया। साथ में एक और चीज ध्यान रखना कि अगेन ये रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, और जो इमेज बनेगी वो डिमिनिश्ड बनेगी। डिमिनिश्ड मतलब छोटी इमेज, छोटी, छुटकी, लिटिल लिटिल। नेक्स्ट जो हम रखेंगे वो रखेंगे ऑब्जेक्ट सी के ऊपर। अब इसके लिए डिस्टेंस थोड़ा सा प्रेफर देना पड़ेगा, क्या लगता है? ठीक है, हाँ ठीक ही होगा। अगर ठीक है तो कमेंट में अंगूठा भेज देना, अगर नहीं तो मेरे को बता देना। तो मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट रखा सी पर, सी पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये रहा भाई, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास थ्रू फोकस। तो बस फोकस से पास कर लो, और देखो तुम्हारी इमेज कितनी बढ़िया बनने वाली है। यहाँ पे ये इमेज बनाने में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी अगर स्केलिंग खराब हुई तो इमेज की ऐसी तैसी हो जाती है। नाउ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस करेंगे, और हमारे पास इमेज रेडी है। तो जहां पर रेज मीट करेंगी वहां पर हमारी इमेज बन जाएगी। तो दो रेज जो मैंने इसमें यूज करी है वही मैंने इसमें भी यूज करी है। अगेन रियल एंड इन्वर्टेड रहेगी, और जो इमेज का साइज रहेगा वो सेम रहेगा, सेम साइज रहेगा, एंड रियल एंड इन्वर्टेड रहेगी। और इसके साथ में तीसरी इमेज भी बन गई। फोर्थ इमेज पर आते हैं। अब देखो ध्यान देना क्या किया मैंने, ऑब्जेक्ट को आगे लेके गया, इमेज पीछे आ गई। अब ऑब्जेक्ट को और लेके जाएंगे आगे, और आगे ले जाने के बाद हम रखेंगे इसे बिटवीन सी एंड एफ। अगेन बेटा बता दूं मैं, यहाँ पे ये डिस्टेंस थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, बट यहां पर ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऑब्जेक्ट को बीच में रखना बिल्कुल, तो इमेज ज्यादा अच्छी बनेगी तुम्हारी। नाउ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास थ्रू फोकस। मैंने ये वाली रे यूज करी, पहली वाली रे यूज है, ये पहली वाली रे है, ध्यान रखना। और दूसरी वाली रे अगेन वही वाली। कैसे? फोकस से पास करेगी विदाउट एनी डेविएशन, और साथ में पैरेलल टू
प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ये रहा। अब इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं क्योंकि दोनों दोनों रेज मेरे को मीट करवानी है। जहां पर दोनों रेज मीट करेंगी वहां हमारी इमेज बन जाती है। तो यहां पर ये दोनों रे मीट करी है और यहां पर मेरी बन गई इमेज। देखो मैंने कहा था ना कि जैसे जैसे तुम ऑब्जेक्ट को आगे लेके आओगे वैसे वैसे तुम्हारी इमेज पीछे होती जाएगी। तो ऑब्जेक्ट को यहां लेके आए तो इमेज पीछे बन गई। अगेन बेटा ये कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, और साथ में ध्यान रखोगे कि यहां पे इन लार्ज इमेज बनने वाली है। इन लार्ज मतलब बड़ी, लार्ज। यहां पर कुछ चीजें मतलब लार्ज को इन लार्ज लिख देते हैं, डिमिनिश लिख देते हैं, थोड़ा सा तुम्हें ठीक करना पड़ेगा सर, ठीक है, क्या टेक्निकल लैंग्वेज है। कोई चिल्ला रहा है बाहर, चलो चिल्लाने दो, हमें क्या, हमें तो पढ़ाई से मतलब है। अब हम आगे बढ़ेंगे और ऑब्जेक्ट रखेंगे हम फोकस के ऊपर। जब मैं फोकस के ऊपर रखूंगा तो फोकस हो गया हमारा ब्लॉक, बट एक्चुअल में फोकस ब्लॉक नहीं होता है। तुम ये पहले वाली रे बना सकते हो इसके अंदर, मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास थ्रू फोकस, ये तुम यहां पर भी कर सकते हो। ध्यान रखना तुम्हें मनाही नहीं है। सीबीएसई बुक में नहीं दे रखी बट तुम कर सकते हो क्योंकि बहुत सारी बुक्स में ये बनाई हुई है। तो ये बना सकते हो। मैं क्योंकि इजी तरीका सिखा रहा हूं और दो रे पे सारी की सारी इमेज बनाना सिखा रहा हूं तो भाई वैसे करेंगे। लेकिन अब फोकस से पास नहीं करेगी, फोकस से पास करवा दूंगा सीधा निकल जाएगी ये, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अब इसके लिए तुम्हें चूज करनी पड़ेगी दूसरी। अब या तो यहां से पास करो, सेम एंगल बना के इधर लिख दो, या फिर भाई सी से पास करवा दो। अगर तुम सी से पास करवाओगे देखना क्या होगी। मान लेते हैं मैं सी से पास करवाऊंगा, मैं यहां से लेके गया, देखो रे गई और ये टकरा के वापस गई। तो जो सी पे जाती है वो कहीं नहीं जाती है, मतलब वो इंफिनिटी पे जाती है। ठीक है, इस केस में तो ये रेस कहीं नहीं मिलेंगे बेटा, ये मिलेंगी इंफिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगी वो बनेगी इंफिनिटी पे। अब सोच के देखो, ये आगे बढ़ी, ये प्रिंसिपल एक्सिस आगे जाएगी, ये नीचे जाएगी। मान लो ये सबसे ग्राउंड पे जाके मतलब अर्थ के नीचे मिली जाके, तो देखो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कितनी बड़ी बनेगी। तो इस केस में इसे हाईली इनलार्ज बोला जाता है क्योंकि ये इंफिनिटी में मीट करेगी, और इंफिनिटी में मीट करने के बाद ये वो कहीं नहीं मिलेगी। सही बता रहा हूं मैं, फालतू की हमने ये गेम बना रखी है। आगे बढ़ते हैं, ये सबसे ज्यादा स्पेशल केस है। इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे बिटवीन एफ एंड पी। यहां पे इमेज जो बनेगी इंफिनिटी बनेगी, अगेन बताऊंगा रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। यहां पर बढ़ते हैं, देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बना सकते हो, लेकिन उसके अलावा भी तरीका होता है क्योंकि दो रे तो हमने यूज ही नहीं करी है, नहीं एक करी है। यहां पे इसी रे को पहले यूज कर लेते हैं। तो मैं यहां से लेके गया और ध्यान देना क्या करूंगा, यहां से पास करी और ये टकरा के वापस चली गई, ये आ गई। अब दूसरी वाली पी पे लेके जाऊंगा, ध्यान देना क्या होगा, ये आई और सेम एंगल बना के वापस चली जाएगी। तो भाई सेम एंगल बनाना सीखो। यहां पे यहां मैंने सेम एंगल बनाया और वापस चलेगी। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था कि दो रेज अगर दूर दूर जा रही है तो वो बिहाइंड द मिरर पास पास जाएंगी। तो ये दोनों दोनों दूर जाएंगी, मिलेगी तो है नहीं, तो रियल इन्वर्टेड कभी नहीं बन सकती। तो इसको हम बनाएंगे वर्चुअल इनडायरेक्ट। कैसे बनाएंगे, यहां से इसको रिट्रेस करवा दो डैश डैश, और यहां से भी इसको रिट्रेस करवा दो, और जहां पर रिट्रेस कराओगे प्रिंसिपल एक्सिस को बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, तो यहां पर हमारी इमेज बन गई। और इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि ये बनी है डैश डैश लाइन से। मतलब अगर बिहाइंड द मिरर बनती है तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। हमेशा कॉम्बिनेशन बनेंगे, ध्यान रखना, रियल होगी इन्वर्टेड बनेगी, वर्चुअल होगी इरेक्ट बनेगी। कहीं वर्चुअल इन्वर्टेड मत बना देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इस केस में जो इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर बनती है और इनलार्ज्ड इमेज बनती है। ये इंपॉर्टेंट केस इसलिए है क्योंकि कॉनकेव एकमात्र ऐसा मिरर है जो वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बनाता है, ध्यान रखना। तो अब आगे बढ़ते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो रूल्स होते हैं, ध्यान रखना, इस केस में थोड़े से अलग होते हैं। जितनी भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगे वो डाइवर्ज करेंगे एंड अपीयर टू मीट एट फोकस। तो डाइवर्ज करवाई एंड इसी को अपीयर्ड करवा दो फोकस पे। मैंने तुम्हें बताया है कि ये लाइन कैसे बनानी है। एक पॉइंट रखो यहां, एक पॉइंट रखो यहां, और पीछे की जो लाइन बनेगी वो डार्क बनेगी और जो यहां आएगी वो वर्चुअल लाइन होगी, मतलब डैश लाइन होगी।
अब इस केस में ध्यान रखना, दूसरे केस में क्या होगी, जो P पे रे आएगी, जैसे हमारी P पे ये वाली रे आई है, तो सेम एंगल बना के जैसे पहले गई थी वैसे ही सेम एंगल बना के चली जाएगी, मतलब एंगल I इज इक्वल टू एंगल R बनाएगी, सेम सिमिलर। देखो तीसरी रे भी होती है, अगेन बता रहा हूं, जरूरत नहीं है लेकिन स्टिल बता रहा हूं, इमेज डायग्राम में यही दो रे यूज होंगी, लेकिन तीसरी भी स्टिल मैं बता रहा हूं। देख लो मैंने वीडियो स्टार्ट करी, या स्टार्ट कर दिए मैंने। तो इस केस में क्या होगा, तुम यहां से रे पास करोगे, मतलब जितनी भी रे यहां से आएगी टकरा के वापस चली जाएगी, एंड अपीयर्ड टू मीट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। हालांकि इसका रोल नहीं है कोई, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। अब देखो दो इमेज डायग्राम बनाऊंगा। सबसे पहले तो बेटा इंफिनिटी का ऑब्जेक्ट रखा मैंने इंफिनिटी पे, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, जैसे ही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी वो डाइवर्ज करेगी। डाइवर्ज करवाने के लिए मैंने तुम्हें बताया है, एक पॉइंट रखो फोकस के ऊपर और एक पॉइंट रखो यहां पर इसके ऊपर। अब यहां पर ये डार्क लाइन बना दो और यहां पर एक डैश लाइन बना दो, मतलब अपीयर्ड होने वाली। तो ये पहली आ गई, दूसरी वाली भी सेम लाइन आएगी बिल्कुल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड डाइवर्ज करवा के अपीयर्ड करवा दोगे, डाइवर्ज बैक एंड अपीयर्ड टू मीट एट फोकस। तो जहां पर ये अपीयर्ड होगी वहां पे हमारी इमेज बनेगी, और इमेज बनेगी हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साथ में बनेगी हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ज्यादा छोटी। अब जो हम केस लेंगे वो इंफिनिटी से लेके P तक लेंगे, मतलब इंफिनिटी से P तक कहीं भी ऑब्जेक्ट रख लो, क्योंकि इस तरफ ना तो C है ना F है, तो कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख लो। मैं ऑब्जेक्ट रखने वाला हूं यहां पर, बहुत ही बड़ा सा ऑब्जेक्ट रखने वाला हूं। नाउ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मैं यहां लेके आया स्केल, एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगेन डाइवर्ज करवा के अपीयर टू मीट एट फोकस करवाओगे, यहां से डाइवर्ज करवाया एंड अपीयर टू मीट एट फोकस। मेरे पास इरेज करने का ऑप्शन है, लेकिन तुम्हारे पास इरेज करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ध्यान रखना, तुम बहुत केयरफुली बनाना। नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरी वाली, ये वाली रे देखेंगे, चाहे ये वाली देख लो ये देख लो, दोनों की दोनों रे से इमेज तुम्हारी बिल्कुल सेम बनेगी, बट मैं ये वाली यूज करने वाला हूं। तो मैं यहां पर P के ऊपर लाइट लेके आया, तो ये रे यहां से आई, और ध्यान रखना सेम एंगल बनाना है, सेम एंगल बनाएंगे और इमेज को बनाएंगे। तो यहां से ये रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होके यहां से अपीयर करवाओगे, जहां पर ये मीट करेगी वहां पर हमारी एक वर्चुअल इमेज बन जाएगी, और ये वर्चुअल इमेज डिमिनिश्ड बनेगी, ध्यान रखना। अब ये भी देख लो कैसी बना रहा है, वर्चुअल और डिमिनिश्ड बना रहा है। जो प्लेन मिरर था वो वर्चुअल और सेम साइज बनाता था, लेकिन कॉनकेव मिरर एकमात्र ऐसा मिरर है जो कि वर्चुअली बनाएगा, इरेक्ट होएगा, साथ में इनलार्ज इमेज बनाएगा। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला है तुम्हें। तो ये भी वर्चुअल इंडायरेक्ट, ये भी वर्चुअल इंडायरेक्ट, ये दो केस तुम्हें देखने को मिलते हैं कॉन्वेक्स के। अब चलते हैं आगे न्यूमेरिकल की तरफ, फॉर्मूले और साइन कन्वेंशन की तरफ। अब बात करेंगे मिरर फॉर्मूले के बारे में। देखो मिरर का फॉर्मूला जो होता है उसको समझने के लिए पहले हमने ये समझना जरूरी है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा u डिस्टेंस से डिनोट होता है। जितने भी डिस्टेंस होते हैं वो हम पोल से लेते हैं, और जहां पे ऑब्जेक्ट रखा होगा वो u होगा, और जहां पे इमेज बनेगी वो v होगा। अब ये जो हाइट होती है ये h से डिनोट करते हैं, और जो इमेज की हाइट होती है वो होती है h डैश से, ये समझना जरूरी है। और जो फोकल लेंथ फोकस होता है वो फोकल लेंथ कहलाता है फ्रॉम द P, ये मैं पहले बता चुका हूं तुम्हें, और R की वैल्यू भी बता चुका हूं, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम जो यहां पे पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला फॉर्मूला आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहां पर f हमारी फोकल लेंथ है, v हमारे पास इमेज डिस्टेंस है, और जो u है हमारे पास वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। दूसरा फॉर्मूला जो तुम्हारे पास आएगा वो आएगा मैग्निफिकेशन का। देखो मैग्निफिकेशन क्या होती है, बेसिकली तुमने पबजी खेली होगी या ऐसी कोई गेम खेली होगी, या फिर दूरबीन यूज करी होगी तुमने, तो उससे क्या होता है दूर का पास दिखाई दे जाता है, तो उसके अंदर लेंसेज लगे होते हैं, वो क्या करते हैं मैग्नीफाई कर देते हैं। या एस्ट्रोलॉजर के पास देखा होगा, वो ऐसे हाथ की रेखाएं देखने के लिए भी कुछ यूज करते हैं, वो बेसिकली ग्लासेस होते हैं, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं मैग्नीफाइंग, बेसिकली मतलब मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, इमेज का साइज बड़ा करना इज, या फिर छोटा करना इज मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h डैश अपॉन h, और सेकंड फॉर्मूला होता है वो होता है -v/u। ध्यान रखोगे बेटा, जहां पर इस फॉर्मूले में प्लस होगा उसके इसमें
माइनस होगा, मिरर में यहां प्लस होगा और यहां माइनस होगा, और साथ में दोनों को कंबाइन कर देंगे तो एक फॉर्मूला और बनता है एच डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू एंड एच डैश इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू इंटू एच। ये तुम्हारे पास आ गया थर्ड फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का, और ये वाला फॉर्मूला तो है ही है। तो मेनली ये फॉर्मूले तुम्हारे यूज होंगे न्यूमेरिकल करने के लिए। अब देखते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में मैंने 2-3 चीज बनाई हुई है। ये दोनों के दोनों कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स है। कॉनकेव के दो इसलिए बनाए क्योंकि कॉनकेव के दो केस है। कॉनकेव में क्या होता है, एक बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड, और लास्ट वाला जो 6th केस है वो बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो देखो कार्टेशियन प्लेन देखा है, ऐसे करके होता है, यहां पर पॉजिटिव यहां पर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो जितने भी डिस्टेंस राइट साइड लेंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव, जितने भी लेफ्ट साइड लेंगे वो सारे के सारे नेगेटिव, जितनी भी हाइट ऊपर की तरफ लेंगे वो पॉजिटिव और जितनी भी हाइट नीचे की तरफ लेंगे वो नेगेटिव। तो देखो जरा ध्यान से, यू किस तरफ है, इस तरफ, तो नेगेटिव। वी किस तरफ है, इस तरफ, तो नेगेटिव। फोकस किस तरफ है, वो भी इस तरफ। एच किस तरफ है, ऊपर की तरफ। एच डैश नीचे की तरफ, तो नेगेटिव आ गया। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है ये। इसमें देखिए यू किस साइड है, इस साइड, तो नेगेटिव। वी उस साइड है तो पॉजिटिव। फोकस इस साइड है तो नेगेटिव। एच ऊपर है तो पॉजिटिव, एच डैश ऊपर है तो पॉजिटिव। नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इस पे देखते हैं तो नेगेटिव, उधर देखते हैं तो पॉजिटिव। फोकल लेंथ, फोकस इस तरफ होता है तो पॉजिटिव। एच डैश ऊपर है तो पॉजिटिव, एच ऊपर है तो पॉजिटिव, एच डैश भी ऊपर है तो पॉजिटिव। नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेकिन ये याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इससे भी सरल तरीका बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं, ध्यान दो। वो सारी की सारी चीजें मैं यहां पे नोट में लिखवाने वाला हूं, और मेरे जितने भी नोट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना। कॉपी में ध्यान से लिखना पढ़ के। सबसे पहला जो यहां पे आएगा वो आएगा यू नेगेटिव। ऑलवेज यू हमेशा नेगेटिव लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है। दूसरी चीज एच की बात करते हैं। जो एच होता है वो पॉजिटिव लिया जाएगा क्योंकि एच हमेशा ऊपर की तरफ रखा जाता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो सीधा रखा जाता है, कभी ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं रखते हम, ध्यान रखना। और तीसरी चीज जो याद रखोगे वो याद रखोगे फोकल लेंथ। एफ की वैल्यू पॉजिटिव होगी कॉन्वेक्स के लिए और नेगेटिव होगी कॉनकेव के लिए। ध्यान रखना, ये है फॉर मिरर ओनली, लेंस की बात नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ मिरर के लिए है। मतलब जिसके लास्ट में एक्स आ गया तो सोच लेना इसकी फोकल लेंथ प्लस होगी और दूसरे की नेगेटिव होगी। अब इसके बाद जो चीज आएगी वो आएगी नेचर के बारे में। अब नेचर कैसे पता लगाना है, ध्यान दो। मिरर के केस में अगर v की वैल्यू नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझने वाली बात है और समझना ही पड़ेगा तुम्हें, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो बेसिकली ये बताएगा तुम्हें नेचर के लिए। अच्छा एक और चीज, ये भी सिर्फ मिरर के लिए है, लेंस के लिए ये भी बदल जाती हैं चीजें। अब कौन सी चीजें लेंस के लिए सेम रहेंगी उसके बारे में हम अभी बात कर लेते हैं। देखो मैं मैग्निफिकेशन भी इसी में बता देता हूं, साथ में स्क्रीनशॉट ले लो चाहे लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। फटाफट, फास्ट 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 फास्ट, शेती 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 शेती। चलो आगे देखो, मैं बताऊंगा मैग्निफिकेशन के बारे में। मैग्निफिकेशन 3 तरह से दी होती है, या तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगी, या मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 होगी, या मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगी। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका मतलब यह है कि h डैश बाय h इज लेस देन 1 एंड h डैश इज लेस देन h। मतलब जो इमेज का साइज होगा वो छोटा होगा ऑब्जेक्ट से। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड। फिर दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरा केस है m इज इक्वल टू 1, इट मींस h डैश बाय h इज इक्वल टू 1 एंड h डैश इज इक्वल टू h। मतलब इस केस में क्या आएगी, सेम साइज। क्यों, वो दिखाई दे रहा है तुम्हें, हमने न्यूमेरिकली कर लिया है उसको। अगर इस केस में बात करें तो h डैश अपॉन h इज ग्रेटर देन 1 एंड h डैश इज ग्रेटर देन h, मतलब इन लार्ज इमेज होगी, मतलब बड़ी होगी। देखो साइज ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो यहां इन लार्ज इमेज बनने वाली है। तो ऐसे याद रख सकते हो। और अलग दूसरी चीज तो याद रखोगे, वो रखोगे याद मैग्निफिकेशन की साइन कन्वेंशन। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है तो वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ये भी ध्यान रखना बेटा, फॉर बोथ। यहां बहुत एडवांटेज मिलने वाली है तुम्हें क्योंकि तुम मेरी वीडियो देख रहे हो। तो ये होगा फॉर बोथ मिरर एंड लेंस। तो बच्चों ये बहुत बढ़िया चीज साबित होने वाली है
एग्जाम में, मतलब अगर न्यूमेरिकल आता है तो ये सारा का सारा जितना भी कंसेप्ट करवाया है साइन कन्वेंशन और फॉर्मूले का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये सारा का सारा यूज होता है न्यूमेरिकल को करने में। तो चलो एक आधा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और फिर बढ़ेंगे रिफ्रैक्शन की तरफ। एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है? अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वीडियो को रोक दो और वीडियो को रोकने के बाद खुद ट्राई करो, मैं तो करवा ही दूंगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, तो वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो, नहीं होता तो वीडियो को ऑन करके दोबारा कर लेना। आई होप तुमने कर लिया होगा। देखो, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, यानी h की वैल्यू हमें 4 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, मतलब u जो रखा है, ऑब्जेक्ट रखा वो रखा 25 सेंटीमीटर। अब क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है कि u हमेशा नेगेटिव लेते हैं और कॉनकेव मिरर है और फोकल लेंथ हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, मैंने तुम्हें बताया था कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है क्योंकि उसके लास्ट में x यानी प्लस नहीं होता है। ऐसे याद करने का तरीका है। तो कॉनकेव है, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। अब ये बोल रहा है कि भाई एक तो स्क्रीन बताओ कहां रखेंगे। अब स्क्रीन रखेंगे तो v निकालो इसका। अब जब स्क्रीन रखेंगे तो ऑब्वियसली यहां से रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, ये दिमाग में चलेगा, ये दिमाग में चलेगा। इसके बाद बोलेगा साइज निकालो, तो h डैश निकाल के दो इन महाराज को। इसके बाद डायग्राम भी बनाओ, तो देखते हैं करके। तो फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f इज -15 एंड 1/4, ओ सॉरी v तो निकालना है हमने, 1/v माइनस 1/25। मैंने यहां पे क्या किया, माइनस पुट कर दिया, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इस वाली वैल्यू को यहां लेके आते हैं तो 1/v एज इट इज, और ये इधर आएगा तो 1/25 माइनस 1/15। अब इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम आएगा 75। तो यहां आया 75 एंड 25 3 जा 15 5 जा, इसके बाद आ गया 1/v एंड यहां पे तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है कि -2/75 इज इक्वल टू 1/v। रेसिप्रोकल करेंगे यार, ये ऊपर जाएगा तो v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 75/2, इसका मतलब v की वैल्यू -37.5 सेंटीमीटर आई है। अब एक और चीज समझने वाली बात है, v की वैल्यू नेगेटिव आई है। मैंने तो बताया है कि मिरर के केस में अगर v नेगेटिव आ जाए तो रियल इन्वर्टेड होता है। तो क्या क्रॉस चेक करने पर ये ठीक हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, तो बस खत्म। सेकंड पार्ट में h डैश निकालेंगे एंड h डैश इज इक्वल टू -v/u इंटू h। तो h डैश इज इक्वल टू -v। ध्यान रखना बेटा, इस वैल्यू को पुट करोगे ना तो कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तुम रखो फ्रैक्शन में, कैसे? माइनस माइनस प्लस 75/2 मल्टीप्लाई, u साथ में दे रखा है और u दे रखा है हमें -25, तो -25 मल्टीप्लाई h की वैल्यू दे रखी है हमें 4। मैं तुम्हें बता दूं ये शायद एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में गिवन है। तो h डैश इज इक्वल टू, वैल्यू निकाल लो आंसर आ जाएगा। अगर नहीं करना तो देखो 25 3 जा 75 एंड 3/2 टाइम्स ऑफ, अच्छा h की वैल्यू मैंने डाली नहीं, यहाँ 4 आएगा, तो यहां से काटा ये 2 आ गया एंड 3 2 6, मतलब हमारे पास जो आंसर आया वो आया -6 सेंटीमीटर। अब माइनस में आया तो ऑब्वियस है ये कॉनकेव मिरर है, रियल इन्वर्टेड इमेज बनाएगा तो इमेज जो हमारी नीचे की तरफ बनेगी। कैसे, वो भी ध्यान देते हैं। मैंने यहाँ पे कॉनकेव मिरर लिया और यहाँ पे मैंने P लिया एंड यहाँ पर मैंने F लिया और यहाँ पे लिया C। अब इमेज डायग्राम बनाने के लिए एक चीज जो दिमाग में रखनी है वो रखनी है U और दूसरी चीज रखनी है F। अब F की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 15, इसका मतलब ये वैल्यू 15 है और ये पूरी वैल्यू 30 है। फिर देखो U क्या है, 25। मैंने क्या बताया, ये वैल्यू तुम्हारी 30 है, ये वैल्यू 15 है, 25 इन दोनों के बीच में आएगा। तो यहां ऑब्जेक्ट रख दिया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास थ्रू फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जहां पर मीट करके इमेज बनेगी वहां पर बना दो। तो ये है हमारा रे डायग्राम। एरोज बनाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर एरो भूलेंगे तो भाई मार्क्स कट जाएंगे, तो एरो नहीं भूलेंगे। ये तो हमारे पास मिरर का क्वेश्चन, आई होप समझ आया हो तुम्हें। अब बढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ। एक बार में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सारा का सारा समझा दूंगा, बस वीडियो पे बने रहना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ बढ़ते, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया क्यों, मैं तुम्हें बता दूं बेटा। दो तरह के मीडियम होते हैं, एक होता है रेयरर, एक होता है डेंसर मीडियम। रेयरर मतलब जिसकी डेंसिटी कम होती है और डेंसर मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। अब ध्यान रखना, अगर मैं ऑर्डर ऑफ डेंसिटी के बारे में बात करूं तो एयर या फिर सिंपल सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है और जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है वो डेंसर मीडियम होता है। ध्यान रखना बेटा। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं एक एयर है, ग्लास है, बताओ डेंसर कौन? ग्लास। अगर मैं बोलूं वाटर और ग्लास है तो बताओ डेंसर कौन? ग्लास। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड है, वो लिक्विड है। लिक्विड कम डेंसर होता है
सॉलिड से। तो अगर मैं यहां पे आगे बढ़ूं तो मैंने यहां पे दो मीडियम लिए, एक रेयर और एक डेंसर, और यहां पर जो स्पीड है वो है, ओ वाओ, यहां पे जो स्पीड है वो है v1 एंड हियर इट इज v2। तो दो मीडियम 2 लिखा है, मीडियम 1 लिखा है, एयर वाटर कुछ नहीं लिखा, मैंने सिर्फ मीडियम 1 2 लिखा है। अब अगर मैं यहां से रे लेके आऊं, देखो यहां से रे आएगी और रे आने के बाद ये बेंड हो जाएगी नीचे की तरफ, बेंड हो गया। अब नीचे की तरफ बेंड क्यों हुई है? क्योंकि इसकी स्पीड कम हो गई है, क्योंकि रेयरर से डेंसर में गई है। तो जब रेयरर से डेंसर में रे जाती है, मैंने गलत बोल दिया, नहीं दोबारा बोलता हूं, जब रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो इसीलिए बेंड हो जाती है। अब ये वाला जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल आई, इसे बोलते हैं एंगल आर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं और क्यों निकालते हैं? अब कितनी बेंड होगी ये किसी ने नहीं बताया हमें, ये बताया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ने। मतलब द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग इज गिवन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑब्वियस लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी एक मीडियम का नहीं होगा, इट इज अ कंपैरेटिव टर्म, या फिर ये दो मीडियम की होगी, क्योंकि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो दो मीडियम में जा रही है इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी एक मीडियम का होता ही नहीं है। होता है, क्यों होता है अभी बताता हूं 5 मिनट बाद, पहले ये समझो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, या फिर इसको ऐसे कर सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 व्हेन रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम मीडियम 1, मतलब विद रिस्पेक्ट टू की जगह ये लगा दो। तो देखो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं तुम्हारी बुक में, वैसे इसको म्यू से किया जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ऐसे लिखा जाता है, एंड दिस विल बी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन v1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन v2, एक फॉर्मूला। दूसरा साइन ऑफ एंगल आई ओवर साइन ऑफ एंगल आर, ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मेन ये दो फॉर्मूले, एक और होता है लेकिन वो अभी नहीं पता लगेगा, वो पता लगेगा तुम्हें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है समझते हैं, ये मुझे लगता है समझ आ गया होगा। अब एक और चीज ध्यान रखना बेटा, जिस मीडियम में स्पीड कम होती है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। अब ये समझने के लिए अगेन एब्सोल्यूट समझना पड़ेगा। देखो एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी एक मीडियम का होता ही नहीं है। अगर मैं बोलूं किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका मतलब वो एयर की रिस्पेक्ट में है, मतलब एक, या फिर वैक्यूम की रिस्पेक्ट में है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि वन ऑफ द मीडियम इज वैक्यूम। अगर एक मीडियम वैक्यूम है तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है। कैसे? मान लेते हैं कि ये वाला जो है ये वैक्यूम है, मैं इसको इरेज कर दूं अगर कोई इश्यू ना हो तो। चलो दूसरा केस कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये वैक्यूम है और यहां पर जो स्पीड है वो है c, और यहां पे जो स्पीड है वो है v, एंड इट इज एनी अदर मीडियम। क्लियर है? तो देखो क्या होगा फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्वियस ऊपर वाले को तो निकालूंगा नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये v आ गया। तो ये फॉर्मूला बन गया। अगर मैं मीडियम लूं डायमंड, तो एग्जांपल के तौर पे अगर नीचे वाला मीडियम डायमंड है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ऐसे ही वाटर का आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब फॉर्मूले बनते हैं। तो अगर मुझे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हो, मान लेते हैं ये भी हटाओ, एब्सोल्यूट वाला केस। अब यहां पे हमें इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है n1 और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वो दे रखा है n2। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है विच इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, ये याद रखने का तरीका है। तो ये जो फॉर्मूला तुम्हें दिखाई देना ये है रामबाण, मतलब एक तीर से 100 शिकार। 100 तरह के क्वेश्चन इस एक फॉर्मूले से सॉल्व हो सकते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल है चाहे वो थ्योरी वाला है। अब थ्योरी वाले के लिए मैं एक चीज और लिखवाना चाहूंगा जो कि बहुत हेल्प करेगी तुम्हें। सबसे पहली चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसर या ऑप्टिकल डेंसिटी। मतलब यह है कि जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा डायमंड का होता है तुम्हारी बुक के हिसाब से, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। समझते हैं क्या है? अगर तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, स्पीड पूछिए तो इन दोनों को कर दो। मतलब अगर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, अगर ये कम है तो ये
ज्यादा हो जाएगा, ध्यान रखना, बिकॉज दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर यहां पर ऐसे आ जाए तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब जो डेंसर मीडियम होगा उसमें स्पीड कम होती है। तो एक ये वाला थ्योरी के लिए और ये वाला न्यूमेरिकल के लिए तुम्हारे पास काम आने वाला है। और इसी के बेस पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आते हैं। जैसे पहला वाला है कि द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, refracted ray also all lie on the same plane at a point of incidence, and second आता है तुम्हारे पास the ratio of angle sin upon I is constant. Now that constant is called refractive index. तो बस यहाँ पे आगे अब हम चलते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन करवाने, जो कि 2-3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो हम करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, कि ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन कैसे होती है। सबसे पहले ये रे ऑफ लाइट आई, ये रे आएगी यहां तक, ये इसको मतलब डार्क बना दो और इसके बाद फिर इसको डैश डैश कर दो, क्योंकि ये सेम तो जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि ये रिफ्रैक्शन होने वाली है, क्योंकि ये वाला रेयरर है और जो ये वाला है वो डेंसर है। और तुम्हें पता है कि रेयर टू डेंसर जाती है तो लाइट बेंड होती है टूवर्ड्स नॉर्मल, अगर डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड होती है। ध्यान रखना, रे को इतनी टेढ़ी मत करना कि वो इस सरफेस से बाहर निकल जाए, तो भाई नहीं तो लग जाएंगे तुम्हारे अच्छे खासे। देखो, नाउ दिस इज नॉर्मल, तो मैं इसको n1 लेने वाला हूं, एंड जो लाइट है वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। तो मैंने यहां पे लगाया एंड नॉर्मल की तरफ बेंड होगी यहां पर, तो ये आ गई हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे और ये आ गया एंगल R एंड दिस इज एंगल I। नाउ नेक्स्ट यहां पर भी एक नॉर्मल आएगी, यहां पर भी नॉर्मल लगाई एंड जो लाइट है वो यहां ना जाके नॉर्मल से दूर चली जाएगी, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ध्यान रखना, कभी भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करवाओगे तो रे को पैरेलल रखना, बिल्कुल पैरेलल। ध्यान रखना ये लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, कहीं मीट नहीं होनी चाहिए। नाउ जो ये वाला, सॉरी ये डार्क लाइन आएगी, ये जो दिखाई दे रहा है तुम्हें, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस और इस रे को बोलते हैं इमर्जेंट रे। तो ये वाली जो रे है इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो ये वाली दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, एंड ये जो बाहर निकल रही है इसे बोलते हैं इमर्जेंट रे। ऐसे ही ये आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। ध्यान रखना, भूलना नहीं है। अब यहां पर एक परपेंडिकुलर डाल के तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि इतनी ये डिस्प्लेस हुई है, अगर ये आगे जाती तो उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये साइड में डिस्प्लेस हुई है, और जितनी भी चीज साइड में होती है उसे बोलते हैं लेटरली डिस्प्लेसमेंट, मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जैसे लेटरली इन्वर्टेड होती है ना, वैसे ही लेटरल डिस्प्लेसमेंट होती है। तो ये सारा का सारा जितना ही मैंने करवाया वो सारा का सारा रिफ्लेक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब था। इजीली 2-3 नंबर में आ सकता है, बना दो, एक्सप्लेन कर दो और ये खत्म। तो भूलना नहीं है, ध्यान रखना बेटा, ये जो चीजें लिखवाई है ये ऐसे मत लिखना, यहाँ पर A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D लिख लेना। ऐसे यहाँ पे C लिखा है, यहाँ C डैश लिख लेना, ये D है तो यहाँ D डैश लिख लेना। AB को लिख देना यहाँ पे इंसिडेंट रे, BC को लिख देना यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे, CD को लिख देना यहाँ पे इमर्जेंट रे, और CC डैश को लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ऐसे यहाँ पे एंगल I लिख देना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इससे क्या होगा, तुम्हारी लेंथ भी बढ़ जाएगी, प्रेजेंटेशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मार्क्स और ज्यादा अच्छे मिलेंगे। तो अब चलते हैं आगे स्फेरिकल लेंस की तरफ। तो यहां पर जो मेरे पास है स्फेरिकल लेंसेज दो तरह के हैं, एक है कॉन्वेक्स और एक है कॉनकेव। तो भाई यहां पर कॉनकेव मिरर का काम कॉन्वेक्स लेंस करने वाला है, और कॉन्वेक्स मिरर का काम कॉनकेव लेंस करने वाला है। हाँ यही ठीक बोला मैंने। तो होगा क्या, यहाँ पे बेसिकली वहां पर एक होता था तो यहां पर दो होंगे, यहां पर दो स्फेरिकल सरफेस है, इसका सेंटर अलग होगा, इसका सेंटर अलग होगा। यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हम C ना बोलकर हम बोलते हैं 2F1 एंड 2F2। इसके बीच में यहां पे आएगा फोकस, यहां पे भी आएगा फोकस, यहां पे आएगा F1 एंड दिस इज F2। इस केस में भी सेम ऐसे ही होगा, ऑप्टिकल सेंटर अगेन इसको भी ऐसे बड़ा करोगे तो इसका भी बेटा 2F आएगा, यहां 2 आएगा, और इस तरफ जो आएगा वो आएगा 2F1। अगेन यहां पर F1 आएगा, यहां F2 आएगा।
दोनों केस में दो दो सरफेस है, एक ये वाला एक ये वाला, इसमें एक ये वाला और एक ये वाला, दो सरफेस है। ध्यान रखेंगे बेटा एक चीज, बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूं, जितनी भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं वो सारी की सारी कन्वर्ज करती है। और ये जो कन्वर्ज हो रही है बेसिकली, अरे टेढ़ी होगी लाइन, ये जो कन्वर्ज हो रही है इसीलिए हम इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। इसमें जितनी भी रेज आएंगी ये क्या करेगा, बाहर की तरफ डाइवर्ज करेगा एंड अपीयर टू मीट एट फोकस करेगा, और इसीलिए हम इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोला करते हैं। तो ये छोटे मोटे चीजें ना बता के हम चलते हैं डायग्राम के ऊपर, और डायग्राम के साथ पहले करेंगे रूल्स, फिर करेंगे डायग्राम, फिर करेंगे रूल्स, फिर करेंगे डायग्राम, और फिर करेंगे साइन कन्वेंशन के साथ फॉर्मूले। तो पागल नहीं हो गया हूं, तुम सोच रहे होगे कि सर पागल हो गए क्या कर दिया ये यार, पता क्या है वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। अब वीडियो बड़ी होने की वजह है ऑब्वियसली डायग्राम्स और न्यूमेरिकल्स क्यों, इनको हाथ से लिखना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बेस तैयार करके रख लिया है, एक को फोटोकॉपी करके यहाँ पे चिपका लिया है। यहाँ पे मैं रूल्स बताने वाला हूं और इसके साथ में यहाँ पे मैं इमेज डायग्राम बताने वाला हूं। एक बार में वीडियो भी कम यूज होगी और बेस लाइन तुम्हें पता ही है, बस ध्यान रखना बेटा ये जो डिस्टेंस है बराबर बराबर रखना। अगेन बताऊंगा 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर रखना बेटा, इतनी जबरदस्त इमेज बनेगी ना पूरी क्लास में मॉनिटर भी नहीं बना पाएगा, ऐसी टीचर से भी नहीं बनेगी, बना के देख लेना है। तो मैंने क्या किया, जितनी भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी वो सारी की सारी फोकस से पास करेंगे। अरे पहले वाला ही तो है सर, क्या बताई जा रहे हो, ये बिल्कुल पहले वाला है और तभी बता भी रहा हूं, कितना आसान तो है, पहले भी यही है, पैरेलल फोकस फोकस पैरेलल। देखो ना, ये देखो, ध्यान रखना बेटा बीच में से करवाना, बीच में से करवाना हमेशा, यहां से बीच से। तो पहले वाला क्या बताया मैंने, पैरेलल फोकस, और दूसरा बताया फोकस पैरेलल। इसके बाद तीसरी इसमें होगी ऑप्टिकल सेंटर विदाउट एनी डेविएशन। इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, ये तो बच्चा बच्चा बना ले, आंख बंद करके ही बनाओगे ना सीधी जाएगी बिल्कुल, ये वाला जो केस है। अब देखो मैंने ऑब्जेक्ट भी रख रखे हैं, कितना बढ़िया ना, मैं तुम्हारे लिए कितना सोचता हूं कि वीडियो बड़ी भी ना हो और इतनी बढ़िया वीडियो ही बने, हर एक चीज डेप्थ में सिखाता हूं, लेकिन तुम लोग एक सब्सक्राइब नहीं करते और ना तो वीडियो को शेयर करते हो। तुम क्या करते हो, छोटा सा लाइक कर दिया करो यार, छोटा सा सब्सक्राइब कर दिया करो, छोटा सा शेयर कर दिया करो, कितनी बढ़िया चीज बता रहा हूं, अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो, उनका ही फायदा हो जाए। लेकिन तुम हो स्वार्थी, यू सेल्फिश, ताकि उसके नंबर ना आ जाए। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास थ्रू फोकस। अगेन बताऊंगा बेटा, एक पॉइंट रखा बीच में, एक पॉइंट रखा यहां पर, खत्म। दूसरा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगेन सेम थिंग एंड पास थ्रू फोकस। अरे सेम चीजें करे जा रहा हूं, अगर तुम ध्यान से देखो ना, मैं कुछ नहीं कर रहा बेटा, सेम चीजें करे जा रहा हूं। जहां पर इमेज बनी ये रही, तो वो हो गया हमारा वो हो गया हमारा मतलब पोजीशन ऑफ इमेज, बेसिकली कहां बनेगी, फोकस पे। और कैसी बनेगी, पॉइंट साइज या फिर हाईली डिमिनिश्ड। एरो लगाना नहीं भूलोगे, अगर एरो लगाना भूल गए ना भाई तो सोच लेना तुम लोग नंबर गवा दोगे अपने, और नंबर नहीं गवाने हैं। अगर नंबर गवा दिए तो फिर सोच लेना क्या होगा, घर से पड़ेगी डांट, चप्पल पड़ेगी 180 की स्पीड पे, सारी 9th क्लास याद आ जाएगी। देखो तो अब रखेंगे हम, पहले हमने इंफिनिटी पे रखा तो फोकस पे बनी, अब हम रखेंगे फोकस पर, सॉरी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब बियॉन्ड 2f1। तो देखो क्या होने वाला है यहाँ पे, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास थ्रू फोकस, सेम थिंग, कुछ नहीं है हुआ। इसके बाद ये वाली रे यूज कर दो, ये वाली चाहिए, ये वाली तुम्हारी मर्जी है, ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, इमेज बिल्कुल साफ सुथरी बनने वाली है। ये कर लो बेटा यूज, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दो विदाउट एनी डेविएशन, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये मैंने पास करवाई, जहां पर ये दोनों मीट करेंगी वहां पे हमारी इमेज बन जाएगी। और इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। कहां बनेगी, बिटवीन f2 एंड 2f2। फिर 2f2 पे रखी मैंने यहां पे, अगेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास थ्रू फोकस। ओ थोड़ी सी गड़बड़ होगी है, अपने हिसाब लगा लेना। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी विदाउट एनी डेविएशन, ओहो ये भी गड़बड़ हो जाएगी फिर तो, एनीवेज चलो कोई बात नहीं, हिसाब लगा लेना। ये थोड़ी सी आगे हो गई थी तो मैंने इसको यहां से पास कर दी, ये वाली यहां की वजह यहां हो गई थी। तो जहां पर ये दोनों के दोनों मीट करेंगी
वहां हमारी बन गई इमेज। तो इसको भी थोड़ा सा दूर कर दिया मैंने, ये रही, ठीक है, क्योंकि मैंने स्केलिंग नहीं करी है, स्केलिंग करी होती तो ये इमेज बहुत साफ सुथरी बनती, सॉरी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आया ये वाला। देखो ये वाला जो केस होता है ना, ये होता है सेम साइज का। जो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनती है ना, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट रखा होता है और सेम साइज बनती है। ये वाला केस ही बहुत बार पूछा जाता है और इस वाले केस को ना दिमाग में रखना है। ये वाला केस और ये वाला केस, ये दोनों केस ऐसे है बेटा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है ना। यहाँ पे देखेंगे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगेन पास थ्रू फोकस, एक पॉइंट यहाँ रखा, एक पॉइंट यहाँ रखा और पास करवा दिया। नेक्स्ट हम पास करवाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो यहां रखा मैंने और ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे। इमेज मेरी बनी यहां पर, तो यहां बन गई मेरी इमेज। जहां पर मीट करेंगी रेज वहां बनेगी हमारी इमेज। वाओ, शेरो शायरी होगी ये तो। और कैसी बनेगी? इनलार्ज। इस केस में हाईली डिमिनिश्ड, इस केस में डिमिनिश्ड, इस केस में सेम साइज, इसमें इनलार्ज। जैसे जैसे इमेज दूर जाएगी वैसे वैसे बड़ी बनती जाएगी, जैसे जैसे इमेज पास बनेगी वैसे वैसे छोटी बनती जाएगी। नेक्स्ट केस आ गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस। ये कर लिया तुमने, बीच में से ध्यान रखना 2 पॉइंट पे रखोगे स्केल और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे। ये हमारे पास आ गया। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट एनी डेविएशन, तो यहां रखी और यहां रखा ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कम हो गया, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा हो गया, बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा इसको पैरेलल करने की। चलो एनीवेज, ये जो रेज हैं ये दोनों की दोनों पैरेलल जाएंगी और कहां मिलेंगी? जाके इंफिनिटी पे। फोकस की हमेशा इंफिनिटी पे बनती है। हुआ क्या था, ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया, ये डिस्टेंस कम हो गया, इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, बट तुम प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। तुम लोग बिल्कुल साफ सुथरी इमेज बनाओगे जैसे मैं बता रहा हूं, बिल्कुल वैसे ही। 2-2 सेंटीमीटर का डिफरेंस रखेंगे, देखो कितनी बढ़िया इमेज बनती है। लास्ट और फाइनल इमेज आ गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस करा, देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास करा मैंने इसको फोकस से, ये मैंने पास कर दिया इसको फोकस से। अब देखो क्या होने वाला है, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर से पास करूंगा, लेकिन ये दोनों दोनों रे दूर भाग रही हैं, और जब रे दूर भागती है इसका मतलब वो बिहाइंड द मिरर मिलने वाली है। तो इसको रिट्रेस कर दो पीछे की तरफ और इसको भी रिट्रेस कर दो पीछे की तरफ। तो इसको जब मैंने पीछे की तरफ, अरे स्केलिंग में पकड़ में आ रहा है, जब मैं रिट्रेस करूंगा तो यहां पर कुछ ऐसे बनेगा और जहां पर ये रेज मीट करेंगी वहां हमारी इमेज बन गई। और ये इमेज कहलाती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, इकलौती। जैसे कॉनकेव के केस में मैंने बताया था ना लास्ट वाला केस कि वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज, वैसे ही यहाँ पे भी वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज बनेगी। इसके अलावा ऐसा कोई लेंस नहीं है जो ये काम कर सके। तो इसके साथ में हमारे जो इमेज डायग्राम है वो खत्म हो गए हैं और अब बढ़ते हैं कॉनकेव लेंस की तरफ, फिर बढ़ेंगे आगे साइन कन्वेंशन, फॉर्मूले, ये सब चीजें फालतू की। अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में। मैंने यहाँ पे अगेन बेस रेडी करके रख लिया है, मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया है। कितना ही मजेदार कंसेप्ट है ना, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, लेकिन नहीं, मैंने बनाया है विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल, मेहनत लगी है मेरी। तो इस केस में क्या होगा, देखो जितनी भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी वो सारी की सारी डाइवर्ज करेंगी। ध्यान रखना, डाइवर्ज करवाओगे और एक पॉइंट फोकस पे रख के इसको डैश डैश लाइन बनवा दोगे। ध्यान रखना, मतलब डैश डैश मतलब डैश लाइन बनवा दोगे। ऑप्टिकल सेंटर से पास करोगे विदाउट एनी डेविएशन, सेम थिंग जैसे पहले करी है। इस केस में क्या होगा, जितनी भी फोकस से पास करोगे वो सारी की सारी डाइवर्ज करेगी। इस केस में नो, डाइवर्ज नहीं करेगी इस केस में, ये उल्टी होगी थोड़ी सी। इस फोकस पे जो आएगी, इस फोकस पे जो भी रेज आएंगी ध्यान रखना यहां पे ले जाओगे, इसके बाद इसको डैश डैश कर दोगे और ये ऊपर की तरफ पैरेलल हो जाएगी। इस रे की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी कभी जिंदगी में। अगेन स्टिल जो पैरेलल आई, जो पैरेलल आई वो ट्रेस होगी फोकस की तरफ डाइवर्ट होगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी विदाउट एनी डेविएशन, और जो फोकस की तरफ आएगी वो पैरेलल हो जाएगी। ध्यान रखना, ये 3 केस आते हैं, 3 केस में से यही 2 केस यूज होते हैं, तीसरा केस तो यूज भी नहीं होता। फिर भी तुमने करना हो तो मैं जरूर सिखाऊंगा। नेक्स्ट देखो, मैंने रखा यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे। इंफिनिटी मैंने बताया था आधा ऊपर आधा नीचे रखोगे। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस,
स्केल, कॉपी, पेन सब कुछ लेके बैठना, ध्यान रखना। दोनों की दोनों रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड डाइवर्ज करेगी एंड अपीयर टू मीट एट फोकस। तो यहां से डाइवर्ज करेगी एंड अपीयर टू मीट एट फोकस। सेम थिंग यहां पे होगा, डाइवर्ज करेगी एंड अपीयर्ड टू मीट एट फोकस। तो यहां पर ये वर्चुअली मीट करेगी और जहां पे वर्चुअली मीट करेगी वहां पे हमारी वर्चुअल इमेज बन जाएगी। कितने सुंदर सुंदर डायग्राम बन रहे हैं देखो स्केल से। तो तुमने भी इतने सुंदर सुंदर डायग्राम बनाने और सुंदर सुंदर नंबर लेके आने और कमेंट में बताना है मुझे कि कैसा रहा। हाँ, डीएम भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी कर दो बेटा, हर जगह मिल जाऊंगा मैं तुम्हें। ऑब्जेक्ट रखेंगे कहीं भी, मैंने यहाँ पर यहाँ रखा है, बट तुम कहीं भी रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, कहीं भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे रखते हैं, थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये रहा। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगेन सेम थिंग, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड डाइवर्ज करेगी अपीयर टू मीट एट फोकस। तो ये डाइवर्ज हुई एंड अपीयर टू मीट एट फोकस हुई। इसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे विदाउट एनी डेविएशन दूसरी वाली रे को, और जहां पर ये मीट करेंगी वहां हमारी इमेज बन जाएगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साथ में कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड, क्योंकि कॉन्केव लेंस है ये हमेशा डिमिनिश्ड इमेज ही बनाएगा, कभी भी इनलार्ज इमेज नहीं बनाएगा, याद रखेंगे। तो ये था हमारे पास इमेज डायग्राम ऑफ कॉन्केव लेंस। अब आगे बढ़ते हैं साइन कन्वेंशन और फॉर्मूले की तरफ, और फिर एक आधा न्यूमेरिकल करके पावर वगैरह ये सब करके वीडियो करेंगे एंड, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी होती जा रही है। और इसके साथ मैं तुम्हें बता दूं कि अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर रहा हूं मैं दिल्ली एरिया में। लोकेशन तुम्हें जल्दी ही पता लग जाएगी, बहुत ही अच्छी वीडियो बनाने वाला हूं मैं उसके ऊपर। और रोहिणी में इंस्टीट्यूट ओपन कर रहा हूं, जल्दी उसका टूर आने वाला है। और फिर मिलते हैं सबको दिल्ली में, रोहिणी में, और वहां पे ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं, देखो ध्यान से। फॉर्मूले में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा लेंस फॉर्मूला, इसे थिन लेंस फॉर्मूला ही बोलते हैं। जब आगे हायर क्लासेस में जाओगे तो पता लगेगा कि दो फॉर्मूले होते हैं इस लेंस के भी, एक होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस बनता कैसे, और एक होता है थिन लेंस फॉर्मूला जो कि तुम यहां पर यूज करते हो। तो यहां पे क्या होने वाला है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मिरर के केस में प्लस था, यहां पर माइनस है। और सेम थिंग होगी मैग्निफिकेशन के लिए। तो पहला फॉर्मूला ये आ गया, मैग्निफिकेशन के लिए v/u होगा, वहां पर माइनस v/u था। एंड मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h'/h, ये तो रहेगा ही रहेगा। और इन दोनों से मिला के एक फॉर्मूला और बनेगा विच इज h' इज इक्वल टू v/u इंटू h, जैसे मैंने पहले बनवाया था। तो ये भी बन जाएगा हमारे पास। तो बेसिकली ये वाले फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, जैसे मिरर के थे वैसे ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिंपल एक दो साइन कन्वेंशन का फर्क है। अब यहां पे देखते हैं, देखो दो केस है कॉन्वेक्स के, एक केस है कॉन्केव का। अब आगे देखते हैं, u की वैल्यू लेफ्ट साइड रखा है तो नेगेटिव, v की वैल्यू उधर रखा है तो पॉजिटिव। ध्यान रखना नीचे है, बट यहां पे अगर डिस्टेंस देखा जाए तो राइट साइड ही है ना। फिर f की वैल्यू देखते हैं, ध्यान रखना बेटा कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स में प्लस ही होएगा, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, दोनों केस में फोकल लेंथ प्लस माइनस ही रहेगी। कॉन्वेक्स के केस में प्लस और कॉन्केव के केस में माइनस। h की वैल्यू ऊपर है तो पॉजिटिव, h' नीचे है तो नेगेटिव। नेचर क्या आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर हम आगे बढ़ते हैं, u की वैल्यू नेगेटिव, v की वैल्यू नेगेटिव, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव, h की वैल्यू पॉजिटिव, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, एंड दिस इज रियल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आगे बढ़ते हैं, u की वैल्यू नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट साइड है, v की वैल्यू u की वैल्यू नेगेटिव, v की वैल्यू नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट साइड है। ध्यान रखना कॉन्केव के लिए फोकल लेंथ भी नेगेटिव। h की वैल्यू ऊपर है तो पॉजिटिव, h' ऊपर है तो पॉजिटिव, नेचर आएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगेन बता रहा हूं बेटा, याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहां पे नोट लिखवाने वाला हूं। सबसे पहली चीज, u इज नेगेटिव ऑलवेज, और एक और चीज ध्यान रखोगे, सेकंड h इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑलवेज, ये भी ध्यान रखोगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा बेटा वो आएगा फोकल लेंथ के बारे में। मैं बता चुका हूं फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव रहेगी, कॉन्केव के लिए नेगेटिव रहेगी फॉर बोथ लेंसेज एंड मिरर्स। बट v की वैल्यू अलग रहेगी, अगर v की वैल्यू माइनस आए तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा, एंड v की वैल्यू प्लस आए तो रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। और मिरर के केस में उल्टा होता है, इसलिए कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा तुम्हें ट्रिक लगा के याद रखना पड़ेगा। ध्यान रखना, एक चीज याद कर लेना दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। मतलब v की वैल्यू नेगेटिव मतलब रियल एंड इन्वर्टेड मिरर के केस में, तो लेंस के केस में उसका उल्टा ही हो जाएगा। तो यहां से तुम्हें नेचर पता लग जाएगा, और साइन कन्वेंशन कर चुके हैं, फॉर्मूले कर चुके हैं। अब एक मीठा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, और न्यूमेरिकल के बाद फिर पावर पढ़ते हैं, और फिर करते हैं वीडियो का एंड। सो ये क्वेश्चन है लेंस का, मीठा मीठा सा, और इसको करके देखते हैं। देखो
2019 में 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है और देखते हैं कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें करने में। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, इसका मतलब भाई मोटा मोटा साफ साफ ये u की वैल्यू 60 सेंटीमीटर बोलना चाह रहा है। मैंने बताया u हमेशा नेगेटिव होगा, तो u हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि मैंने कहा है। कॉनकेव लेंस को दिया हुआ है। अब कॉनकेव लेंस से तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, लेकिन कॉनकेव लेंस रियल एंड इन्वर्टेड नहीं बनाता, वो बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखो फोकल लेंथ दी है 30 सेंटीमीटर, वहां फोकल लेंथ लिखा है लेकिन वैल्यू यहां लिखी है क्योंकि वहां जगह नहीं थी। मैंने कोशिश करी एडजस्ट करने की लेकिन हुआ नहीं, सेंटीमीटर नहीं आया था। सो 30 सेंटीमीटर। अब देखो, अब बच्चे अगर इसको पॉजिटिव लेके कर देंगे ना तो उनका हो जाएगा बेड़ा गर्क। क्यों? क्योंकि यहां पे कॉनकेव है, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, क्योंकि मेरी वीडियो देखी है तुमने और इसलिए मैंने तुम्हें बताया है कि कॉन्वेक्स इज पॉजिटिव एंड कॉनकेव इज नेगेटिव। तो चलो शुरू करते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्यों? क्योंकि ये लेंस है। एंड 1/-30 इज इक्वल टू 1/v निकालना है, माइनस 1/60। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 1/v इज इक्वल टू 1/60 माइनस 1/30, ये उधर गया है तो नेगेटिव आ गया। एलसीएम लेंगे इसका तो मेरी ख्याल से 1 नहीं 60 ही आएगा। 60 एलसीएम आ गया, यहां पे आ गया 61 60 माइनस 2 एंड 1/v। आगे देखते हैं तो यहां पर आया 1/v। देखो जिसको ये स्टेप समझ नहीं आया ना क्या हुआ है तो वो एक दो स्टेप अपने आप कर ले। क्यों? मैंने बता दिया, मैं बता देता हूं क्या हुआ है। इसको इधर लेके गया हूं, -60 माइनस 130 हो गया है और v की वैल्यू, फिर इसको पलट दिया है बस और कुछ नहीं किया, इधर का उधर लिख दिया, उधर का इधर लिख दिया है। तो माइनस माइनस प्लस, बट साइन नेगेटिव ही रहेगा एंड 60 नीचे आ गया। v इज इक्वल टू रेसिप्रोकल करेंगे तो -60/3, कटिंग करेंगे तो v की वैल्यू -20 सेंटीमीटर आ गई। अगर कोई गलती हो तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं ठीक कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे v की वैल्यू -20 आई है। और ध्यान रखना लेंस के केस में अगर v नेगेटिव आता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, ठीक है, ना कि रियल एंड इन्वर्टेड, तो भूलना नहीं है। दूसरा कह रहा है लिस्ट द 4 कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहली चीज बताओगे इसको कि ये है वर्चुअल, दूसरी चीज बताओगे इसको कि ये है इरेक्ट, तीसरी चीज बताओगे इसको क्योंकि कॉनकेव लेंस हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है तो बता दोगे साइज डिमिनिश्ड। और रही बात फोर्थ चीज, क्या फोर्थ चीज में क्या लिखेंगे? देखो हमने ये भी बता दिया कि वर्चुअल है, इरेक्टिव बता दिया, डिमिनिश्ड मतलब साइज ही बता दिया, और क्या बता सकते हैं इसके अंदर? और रियल एंड इन्वर्टेड बोलना केस हो गया, वर्चुअल इरेक्ट वाला केस हो गया, डिमिनिश्ड भी हो गया। फोर्थ केस इसमें और क्या बता सकते हैं? पोजीशन बता सकते हैं। तो ये बता सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस या फिर सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। तो ये भी लिख सकते हैं क्योंकि 4 कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है तो ये लिखनी पड़ेगी। रही बात डायग्राम की, तो डायग्राम बनाने के लिए 99% केसेस में यही डायग्राम बनेगा, ध्यान रखना। ये ऑप्टिकल सेंटर आ गया, ये हमारे पास f1 एंड दिस इज 2f1, दिस इज f2 एंड दिस इज 2f2। ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो पैरेलल, इसका डाइवर्ज करेगा एंड अपीयर टू मीट इट फोकस। ऑप्टिकल सेंटर से पास करोगे विदाउट एनी डेविएशन, जहां पे मीट करेगी वहां हमारी इमेज बन जाएगी, ठीक है। वाह, स्केल से अच्छा बन गया, तेरी जरूरत नहीं है, साइड हो जा। नाउ आई एम प्रो। तो यहां पर हमारे पास लेंस का न्यूमेरिकल भी खत्म हो गया। ऐसे आप लेंस के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। और बच्चों अब हम जो करने वाले हैं वो पावर, और पावर के बाद फिर तो पता है वीडियो एंड होने वाला है क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। चैप्टर ही बहुत बड़ा है, चैप्टर ही नहीं खत्म हो रहा है। पहले मिरर स्टार्ट किया, इसके पहले प्लेन मिरर आया, फिर स्फेरिकल मिरर आया, इसके बाद रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ऐसे करते 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 तुम्हें पता है पावर तक पहुंच गए हैं। तो लास्ट 5 मिनट तुम्हारे लेता हूं और इसके बाद करते हैं वीडियो का एंड। नेक्स्ट बात करेंगे हम पावर ऑफ द लेंस की। सो पावर ऑफ द लेंस, देखो रे कितनी ज्यादा कन्वर्ज होगी, कितनी ज्यादा डाइवर्ज होगी, ये डिसाइड करेगी पावर। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लेते हैं एक लेंस ये वाला है और एक लेंस है ये वाला, थोड़ा मोटा है, ये थोड़ा सा पतला है। अब इस केस में क्या होगा? फोकस दूर होगा, इसका फोकस पास होगा, तो जितनी पैरेलल रेज आएंगी वो क्या होगी? दूर कन्वर्ज होगी। इसकी पैरेलल रेज आएंगी वो पास कन्वर्ज होगी। तो इसकी पावर कुछ और होगी, इसकी पावर कुछ और होगी। तो जो जितनी ज्यादा कन्वर्ज करेगा पावर उसकी उतनी अच्छी होगी। ध्यान देते हैं।
और अच्छी का क्या मतलब है वो भी ध्यान देते हैं। देखो पावर बेसिकली होता है, अगर हम डिफिनेशन लिखना चाहें तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, मतलब कितना ज्यादा वो कन्वर्ज करेगा, कितना ज्यादा डाइवर्ज करेगा, उसको हम पावर बोलते हैं। या फिर और हम ये बोल सकते हैं कि पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल हम पावर बोल सकते हैं। तो पावर को हम पी से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को एफ से। तो हमारे पास ये आ गया फॉर्मूला। अगर मैं बात करूं एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। ध्यान रखना बेटा, ये वो वाला पावर नहीं है कि तुम वॉट लिख दो, यहां पर जो आएगा वो आएगा डायोप्टर। कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल डी से अगर रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ध्यान रखना मैं क्या लिखवा रहा हूं, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। इसका मतलब फोकल लेंथ हम किस में लेंगे, मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं लेंगे। अगर सेंटीमीटर में लेना है तो मैं नोट में लिखवा देता हूं, इफ एफ इज इक्वल टू नेगेटिव, एफ इज इन सेंटीमीटर, एफ इज इन सेंटीमीटर। अगर एफ सेंटीमीटर लेंगे तो पावर इज इक्वल टू 100 बाय फोकल लेंथ हो जाएगी। ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि ऑब्वियस है मीटर को सेंटीमीटर में भी तो करना पड़ेगा ना, सॉरी सेंटीमीटर को मीटर में भी तो करना पड़ेगा। मीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 100 करते हैं, तो इसको मैंने डिवाइड बाय 100 कर दिया तो ये मीटर में चलेगी, और जो आंसर आएगा वो डायोप्टर में ही आएगा। अब ध्यान देना, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आ गई, या पहले साइन कन्वेंशन बताऊं, हाँ पहले साइन कन्वेंशन बताते हैं फिर कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। देखो हर एक चीज की साइन कन्वेंशन होती है लेंसेज में। लेंस ऐसी चीज है, लेंस सॉरी लाइट ऐसी चीज है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, इन सब के अंदर साइन कन्वेंशन होती है। तो यहां पर साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। अब मुझे भी नींद आ रही है, साइन कन्वेंशन, हाथ फिसल रहे हैं, साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें कॉनकेव की, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो पावर भी नेगेटिव होगी, और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो पावर भी पॉजिटिव होगी। तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, लिखने की जरूरत ही नहीं, फालतू में मैंने 10 सेकंड 15 सेकंड वेस्ट किए, बट स्टिल तुम्हारे काम आने वाली चीज है इसलिए मैंने लिखवा दिया। अब ध्यान दो मैं क्या करवा रहा हूं, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अगर लेंस की बात करें कॉम्बिनेशन मतलब हो तो क्या होगा, देखो मान लेते हैं कि एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, तो ऐसे बहुत सारे लेंस लाइन में लगे हैं। अब इसकी रे जाएगी इसके ऊपर, इसकी जाएगी इसके ऊपर, उसकी जाएगी उसके ऊपर, तो इसकी फोकल लेंथ मान लेते हैं f1 है, इसकी f2 है, इसकी f3 है और इसकी f4 है। ये भी मान लेते हैं इसकी पावर p1 है, इसकी p2 है, इसकी p3 है, इसकी p4 है। तो जो टोटल पावर आएगी वो आएगी p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 अप टू pn। इफ नंबर ऑफ लेंसेज n तक जाएंगे तो क्या होगा, ऐसी फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ हमेशा रेसिप्रोकल करके प्लस करोगे, ध्यान रखना। तो प्लस 1 बाय f3 प्लस अप टू प्लस 1 बाय फोकल लेंथ n टाइम्स, ऐसे आएगा। अब ध्यान रखना, एक एग्जांपल भी तुम्हें दे देता हूं। मान लेते हैं 1 2 3, हमें 3 लेंस दे रखे हैं और इसकी पावर जो f1 है वो है +20, इसकी सॉरी फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ है मान लो -10 सॉरी +10 क्योंकि कॉन्वेक्स है, और इसकी फोकल लेंथ है f3 इज -20। ये आ गया, तो साइन कन्वेंशन के साथ प्लस करेंगे। अब ऐसी अगर मान लो पावर दे रखी है p1 प्लस p2 प्लस p3, तो इसको डायरेक्ट प्लस कर देंगे। लेकिन अगर फोकल लेंथ की बारी आई तो 1 बाय f इज इक्वल टू 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 10 माइनस 1 बाय 20। माइनस क्यों आया, क्योंकि फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस की नेगेटिव होती है। तो इस ही के साथ हमारा चैप्टर एंड हुआ। और एक क्वेश्चन और तुम्हें बता देता हूं, एक क्वेश्चन आता है, ये लेंस है मान लो, ये लेंस का अगर ऊपर वाला हिस्सा बंद कर दिया जाए तो क्या होगा। तो बेटा इमेज पूरी की पूरी बनेगी। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज पूरी की पूरी बनेगी, बस फर्क ये आ जाएगा कि जो इमेज की इंटेंसिटी होगी वो थोड़ी सी ब्लर होगी, मतलब इंटेंसिटी कम होगी बट इमेज पूरी बनेगी। ऐसा नहीं है कि आधा बंद कर दोगे तो इमेज भी आधी बनेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। रही बात यूजेस की, तो कॉन्वेक्स मिरर का एक ही यूज है कि रियर व्यू व्हीकल में यूज करता है, क्योंकि वो लार्जर एरिया देता है, ये सब चीजें। और मुझे पता है तुम मतलब इंपॉर्टेंट चीजों को नहीं छोड़ोगे, तो मैंने मैक्सिमम चीजें यहाँ पे बता दिया। और एक चीज जो रहेगी वो यूजेस, वो मैं ऐसे ही बता देता हूँ तुम्हें कि हेडलाइट में या फिर सोलर फर्नेस में या डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाने वाला जो मिरर होता है वो कॉनकेव होता है, और कॉन्वेक्स होता है रियर व्यू मिरर में, जो गाड़ी में लगे होते हैं साइड में कान, उसमें। बाकी सारी की सारी चीजें
कॉमन है, सेम है, जो मैंने बताई है वैसी की वैसी ही आएंगी। चैप्टर को अगर अच्छे से किया होगा तो अभी के अभी क्लियर हो गया होगा। सो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए और बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।